हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। अभी पिछले लेक्चर में हमारा चल रहा था वाचन शिक्षण विधि, ठीक है। तो अभी आगे हम बात करते हैं वाचन शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। कई सारी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से वाचन को शुद्ध किया जा सकता है, शुद्ध वाचन कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है। इनकी कई सारी विधियाँ हैं, अनेक विधियाँ हैं जिनके द्वारा वाचन को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे पहला है अक्षर बोध विधि, आप चाहे नोट कर सकते हैं। वाचन शिक्षण में अनेक विधियों को प्रयुक्त किया गया है या अनेक विधियाँ हैं। यहाँ वाचन की प्रमुख विधियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 अक्षर बोध विधि। नंबर 2 देखो और कहो विधि। नंबर 3 अनुकरण विधि। नंबर 4 ध्वनि साम्य विधि। नंबर 5 वाक्य शिक्षण विधि, ठीक। और 6 संगीत विधि। 7 भाषा शिक्षण की तकनीकी विधि, ठीक है। ये हो गई मुख्यतः विधियाँ इसकी वाचन शिक्षण की। आगे है मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से वाचन विधियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। साइकोलॉजिकल देखा जाए तो, ठीक है। मनोविज्ञान की दृष्टि से वाचन विधियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 इसको भी लिख लीजिए आप, विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधियाँ। नंबर 2 संश्लेषणात्मक विधियाँ। और नंबर 3 समाहारक विधि, समाहारक विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षरबोध विधि क्या है। अक्षरबोध विधि जो है वो सबसे प्राचीनतम विधि है। पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, अक्षरबोध विधि। ये सबसे प्राचीनतम विधि मानी गई है। इसमें सर्वप्रथम स्वर तथा व्यंजन शब्दों को पढ़ाया जाता है और इस विधि में अक्षर की ध्वनियों को प्रधानता दी जाती है। स्वर शिक्षा में बालक को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। इसके बाद बालक स्वर एवं व्यंजन का मिलान करना सीखता है। यही मिलान वाक्यों को रचना में सहायता करता है। वाक्य पूर्ण वाक्य की रचना करके वाचन करने लगता है, ठीक है। अक्षरों का मिलान सिखाया जाता है। एक मिनट, नेक्स्ट कहाँ क्या बात कर रहे थे हम कि रचना, इनमें यही मिलान वाक्यों की रचना में सहायता करता है। बालक पूर्ण वाक्य की रचना करके वाचन करने लगता है और अक्षरों का मिलान सिखाया जाता है। इसके बाद शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। अक्षर बोध विधि से बालकों का उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर शब्द वाक्य का क्रमबद्ध ज्ञान होता है और अक्षरों में स्वरों एवं व्यंजनों को मिलाने से नए शब्दों की रचना होती है। इस विधि से व्याकरण तथा भाषा संबंधी नियमों का बोध भी बहुत आसानी से होता है। इस विधि का दोष ये है, देखिए जिसका फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है, गुण होता है जिसमें उसका दोष भी होता है। इसका दोष क्या है कि ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ध्वनियों पर अक्षर स्वरूप को महत्व नहीं देते हैं। बिना स्वर के व्यंजनों को निरर्थक माना जाता है। इस विधि में अक्षरबोध में अधिक समय लगता है। बालकों में सीखने की रुचि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, देखो और कहो विधि। ये जो विधि होती है इसमें अक्षरों के बोध के स्थान पर शब्द बोध कराया जाता है। चित्र देखकर बालक को स्वयं ही उस शब्द का ध्यान आ जाता है। जिस चित्र ऊपर अथवा नीचे बना रहता है उसे देखो और कहो, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादातर छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है ना, जैसे एप्पल बड़ी बड़ी वो देखोगे आपने। अगर एलिफेंट की हाथी की बात करें तो हाथी बना हुआ है, हाथी शब्द लिखा हुआ है तो वहाँ उच्चारण कराया जाए, ये क्या है हाथी। सेब,
संतरा, इस तरीके से बहुत सारा, ताजमहल, मंदिर, बहुत सारे शब्दों का जब उच्चारण कराया जाता है, याद कराया जाता है उसको, तो कहीं ना कहीं चित्र को की सहायता से बच्चों को याद कराया जाता है। ठीक है, बालक देखकर समझने का प्रयास करता है और फिर बोलता है। चित्र जो है बालक के परिचय की परिधि में हो, इसलिए बालकों के स्तर की वस्तुओं के चित्र तैयार किए जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। चित्रों को श्याम पट भी, जो ब्लैक बोर्ड है उसका भी यूज किया जा सकता है, श्याम पट पर बनाया जा सकता है। इस विधि की ये विशेषता है कि रोचकता, आकर्षण और मनोहरता। ठीक है, कि जब डायग्राम बनते हैं, चित्र बनते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो रुचि उत्पन्न होती है, पढ़ने की रोचकता आती है, इंटरेस्ट बढ़ता है और कहीं ना कहीं मनोहरता, आकर्षण, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। चित्रों के साथ शब्द चित्र बालकों के मानसिक पटल पर छा जाते हैं। ठीक है, इन बंद कर देना, छा जाते हैं और इन शब्दों और चित्रों के माध्यम पर वर्णमाला का ज्ञान भी दे दिया जाता है। इसमें क्रिया विपरीत होती है, बालक शब्दों को सीखने के बाद उनके अक्षरों को सीखता है। ठीक है, इस विधि से प्रचलित शब्दों का वाचन सरलता से सीख जाते हैं, परंतु क्रिया और भाव संबंधी शब्दों के चित्र नहीं बनाए जा सकते। ये विधि अंग्रेजी के वाचन शिक्षण के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। हिंदी भाषा में वाचन शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं मानी गई है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के जो होती है अनुकरण विधि, अभी आप टीचिंग करेंगे, देखो अगर सब ठीक ठाक रहा तो टीचिंग कराऊंगा यहाँ पर, माइक्रो टीचिंग, आपकी सिमुलरी टीचिंग और टीचिंग प्रैक्टिस, तो उसमें हिंदी के लेसन प्लान में ये चीज़ सब पता लग जाएगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण जो विधि होती है वो बालक कहीं ना कहीं अनुकरण विधि से ही अधिक सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखकर सीखते हैं। अनुकरण मीन्स अनुकरण करना, देखना, देखकर सीखना, नकल करना, ठीक है, कॉपी करना। तो उसे देखकर अनुकरण विधि से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, परंतु हिंदी में अंग्रेजी की अपेक्षा कम उपयोग है। हिंदी में प्रत्येक अक्षर की ध्वनि निश्चित होती है, जबकि अंग्रेजी अक्षर की जो ध्वनि होती है वो निश्चित नहीं होती है। एक ही अक्षर जैसे डी का प्रयोग करते हैं, डी का प्रयोग जो है दा के लिए और डा दोनों ध्वनियों के लिए किया जाता है, लेकिन हिंदी में दा का मतलब दाई से होता है। शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण जीवन पर्यंत छात्रों के काम में आता है और शिक्षक के उच्चारण के अनुरूप ही बालक शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, जिससे वाचन में शुद्धता आती है और भावपूर्ण वाचन सीखता है। ठीक है, अनुकरण विधि के लिए शिक्षक के वाचन में भावपूर्ण और शुद्ध उच्चारण आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है कि शिक्षक का जो वाचन है वो भावपूर्ण होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा शिक्षक कहता है बच्चा वैसा ही सीखता है। अनुकरण करके ज़्यादातर विद्यार्थी जो छात्र हैं वो अध्यापक को देखकर ही सीखते हैं। शायद आपके घर पर कोई छोटा बच्चा हो तो आप देखना कि बच्चा वही बोलता है जो उसका टीचर, उसकी मैम, सही है, जो बोलती हैं। आप कितना ही समझाना उनको, लेकिन वो कहेंगे हमारी मैडम ने यही बताया है, यही सही है, आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो है सामूहिक वाचन प्रविधि द्वारा अनुकरण विधि को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, सामूहिक वाचन जो होता है, ग्रुप में डिस्कशन होता है, ठीक है, सब मिल करके बात करते हैं वो उसमें, तो जैसे कविताओं तथा गीतों को सिखाने में सामूहिक अभ्यास कराया जाता है। कठिन शब्दों को सामूहिक उच्चारण के अभ्यास से वाचन को भावपूर्ण तथा शुद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के शिक्षण में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अंग्रेजी के शिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सामूहिक वाचन में बालक स्वाभाविक रूप से शुद्ध उच्चारण कर लेता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं एक ही शब्दों का उच्चारण बार बार कई लोग करेंगे तो जो गलत कर रहे होंगे वो भी शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि साम्य विधि। ये विधि होती है, इसके अंतर्गत ध्वनि की समानता रखने वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। एक सी ध्वनि के कारण छात्र एक साथ सरलता से सीख जाते हैं। जैसे धर्म, कर्म, गर्म में समान ध्वनि होती है ना। कर्म एक जैसा शब्द है, आवाज़ एक जैसी निकल रही है। धर्म, कर्म, गर्म, सही है, शर्म, ये आना जाना,
गाना, बजाना, ये जो ध्वनि कहीं एक जैसी निकल रही है। इसी प्रकार जैसे क्रम, श्रम, भ्रम शब्दों में भी कहीं ना कहीं समानता पाई जाती है। इसी विधि में भी कभी कभी अनावश्यक शब्द भी सीखने पड़ जाते हैं जिन्हें हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। बहुत सारे, अब जैसे यही शब्द हैं, बहुत सारे हैं इसमें जिनका हम यूज प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनको बोलना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ अशुद्ध भी होते हैं। इस विधि का प्रयोग सीमित शब्दों के उच्चारण सिखाने में ही किया जाता है। वाचन में इस विधि का उपयोग सीमित है। नेक्स्ट विधि है भाषा शिक्षण की तकनीकी विधि। भाषा शिक्षण की जो तकनीकी विधि है, आज शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा तकनीकी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, सभी जानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण में मशीनों तथा यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। भाषा प्रयोगशाला का भी विकास हुआ है। इस प्रयोगशाला में वाचन तथा शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेडियो, दूरदर्शन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि के द्वारा भी वाचन तथा भाषा सीखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए ऑडियो टेप तथा वीडियो टेप का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत कुछ है। नेक्स्ट है कहानी विधि। कहानी विधि का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये शब्द बता रहा है कि कहानी पढ़ाई जाती है इसमें। तो कहानी विधि में क्या है, बालक बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, अधिक रुचि लेते हैं। कहानी को 4-5 वाक्यों में पूर्ण करके सुनानी होती है। चित्रों की सहायता से कहानी विधि अधिक प्रभावशाली होती है, जब चित्र बने हुए होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों का किताबों में आप देखते हो, किताबों में कि कहानी स्टोरी होती है और वहाँ पर चित्र बने रहते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और आप भी चित्रों को देखकर वाक्यों को पढ़ने कहानी का पूर्ण ज्ञान रोचकता से हो जाता है। ठीक है, भाषा प्रवाह जो है वो कहीं ना कहीं कहानी से ही विकसित होता है। कहानी विधि में छात्र अनुकरण से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, नकल करके कॉपी करके सीखते हैं। कहानी कहते समय भाषा की शुद्धता तथा भाव पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। सही है, भावों को भी ध्यान में रखना चाहिए और शुद्धता, भाषा में की जो शुद्धता है वो भी, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी विधि से वाचन सीखने तथा मनोरंजन, भाई कहानी से मनोरंजन भी होता है और वाचन में सीखने में भी सहायता मिलती है। इस विधि से जो है उत्सुकता बढ़ती है, कहीं ना कहीं जिज्ञासा बढ़ती है और प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य शिक्षण विधि। तो वाक्य शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो ये विधि, इस विधि में अक्षर की ध्वनि से देखो और कहो विधि से शब्दों से शिक्षण आरंभ करते हैं। वाक्य विधि में शब्दों से प्रारंभ न करके वाक्यों से भी शिक्षण आरंभ किया जाता है। और इस विधि में जो शिक्षण क्रम है वो अवरोही होता है। वाक्य से, शब्द से अक्षर का बोध कराया जाता है। सही है, अक्षर बोध विधि में आरोही क्रम, अक्षर से, शब्द से वाक्य का प्रयोग किया जाता है। लिखने तथा पढ़ने के पूर्व ही बालक पूर्ण वाक्य बोलता है और सुनता है, इसलिए शिक्षण वाक्य में करना मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है। प्रारंभ में क्या होता है, वाक्यों का स्वरूप 2 शब्दों का फिर 3 शब्दों का होना चाहिए। जैसे पहला स्तर अगर हम बात करें, पानी लाओ, खाना दो, स्कूल जाओ। सही है, 2 शब्द हैं इसमें। तो द्वितीय स्तर पर हम बात करें, इसको बढ़ा देते हैं। फिर मैंने पानी पी लिया, नहीं, मैंने पानी पिया, वह खाना लाया, मेरा घर है। फिर तृतीय स्तर, तीसरा जो स्तर है उसमें मैंने पानी नहीं पिया, वह अपने घर गया। इस तरह के सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है। पहले 2 शब्द, पहले 2 शब्द का सेंटेंस, वाक्य, हिंदी में बोलो, 2 शब्द का वाक्य, फिर 3 शब्द का वाक्य, फिर 4 शब्द का वाक्य, फिर 5 शब्दों का वाक्य, ऐसे वाक्यों को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार वाक्यों का आकार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे जल्दी बहुत आसानी से सीखते हैं। बालक की दृष्टि से पूर्ण वाक्य पर पड़ती है, फिर वो शब्दों पर ध्यान जाता है। छोटे छोटे वाक्यों से तथ्यों का भी ज्ञान सरलता से दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है और इसमें अभिक्रमित जो अनुदेशन है उसका मूल सिद्धांत है कि पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करने से छात्र सरलता से बोधगम कर लेते हैं और अधिक समय तक स्मरण भी कर लेते हैं।
हेलो। हाँ, आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे नए लेक्चर के माध्यम से बताएंगे। इसके प्रकार बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, धन्यवाद।